हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग बैंकिंग। तो पहले एक डेफिनेशन देखते हैं हम बैंक का। बैंक का डेफिनेशन क्या कहता है? एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, banking company means any company which transacts the business of banking in India। तो हमारे देश में जो कोई भी कंपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करती है उसे हम बैंक कहते हैं। एक सिंपल मीनिंग है। उसके बाद आगे और जो वर्ड है बैंकिंग उसको डिफाइन किया गया है, यानी कि बैंकिंग है क्या। बैंकिंग का डेफिनेशन ये कहता है कि द वर्ड बैंकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and order or otherwise। यानी कि इस डेफिनेशन को हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो पहले ये कहा गया एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, यानी कि यहाँ पे जो मनी है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों एक्सेप्ट किया जाएगा? ताकि बैंक उस मनी को लैंड कर सके, एज अ लोन प्रोवाइड कर सके जिसको भी नीड है उनको। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से बैंक डिपॉजिट कलेक्ट करती है उन्हें वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ कर सके। उसके बाद जो कुछ भी अमाउंट एक इंडिविजुअल या एक बिजनेस बैंक में रखता है वो रीपेबल होगा ऑन डिमांड और अदरवाइज, यानी कि जब मुझे मेरे अमाउंट चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तब मैं वो बैंक से ले सकता हूँ डिमांड के थ्रू, यानी कि मेरी जब नीड है मैं तब ले सकता हूँ, या एज पर ई टाइम। कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ईयर्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए हम बैंक में रखते हैं, उसके बाद ही वो विड्रॉ होते हैं। उसके बाद एंड विड्रॉएबल बाय चेक, यानी कि जो अमाउंट है वो चेक से विड्रॉ हो सकती है, ड्राफ्ट से हो सकती है एंड ऑर्डर से हो सकती है, या अदरवाइज कोई और मीडियम भी होता है उससे हम अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको कहा ये बैंक्स में होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग। अब देखते हैं बैंकिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। बैंकिंग के फंक्शन दो टाइप्स के हैं, एक है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी दो टाइप्स के हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और सेकेंडरी भी दो टाइप्स के हैं, एक है एजेंसी फंक्शंस और दूसरा है यूटिलिटी फंक्शंस। तो आइए हर एक फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन समझते हैं इन डिटेल। तो पहला जो फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पहले हम इनको समझते हैं वो क्या है। हर एक बैंक, चाहे जैसे कमर्शियल बैंक्स, अब कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, लोकेलिटी आपके लोकेलिटी में बैंक्स देख लीजिए आप, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। तो ये क्या काम करती है? कमर्शियल बैंक्स है वो पब्लिक से मनी लेती है इन द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट, यानी कि कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस से भी वो मनी ले सकती है, बिजनेस है, फिर एनपीओ है, एक्सेट्रा। उसके बाद डिपॉजिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब दो टाइप्स के डिपॉजिट है यहाँ पे, पहला है टाइम डिपॉजिट और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। अब ये दो क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट यानी वो डिपॉजिट जो रीपेएबल होता है आफ्टर सर्टेन टाइम। इन डिपॉजिट्स का एक एक्सपायरी पीरियड होता है और उसके बाद आपको वो रीपे करना है। जैसे कि इसका फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज? आप समझिए आपके पास कुछ अमाउंट है, से आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। अब वो 1 लाख रुपीज़ आपने एक बैंक में रख दिया एज फिक्स्ड डिपॉजिट, और आपने ये अमाउंट रख दिया 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा, आपको 1 लाख तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलेगा, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको ये जो अमाउंट है, आपने 3 साल का टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है, तो आपको 3 साल के बाद ही उसका अमाउंट रीपे होता है,
वो है टाइम डिपॉजिट का पार्ट। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग क्या होता है, समझिए मुझे हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करना है बैंक में, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन करूँगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एवरी मंथ मैं एक बैंक में जाके रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो है 1000 रुपीज़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। और ये एक फिक्स अमाउंट है जो मैं हर महीने डिपॉजिट करते ही जा रहा हूँ, यानी कि हर महीने में 1000 कर रहा हूँ, पूरे साल में मैं 12,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि 60,000 में इन्वेस्ट करूँगा। और इसके ऊपर जब मेरे वो 5 years पूरे हो जाएंगे, तब मुझे ये सारा अमाउंट बैंक से वापस मिल सकता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो दोनों में एक डिफरेंस है, फिक्स्ड में आप लम सम एक बल्क में पूरा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, और रिकरिंग में आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट, हर महीने या हर इंटरवल पे कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो रिकरिंग डिपॉजिट है वो एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए या किसी बिजनेसमैन के लिए सेविंग के लिए काम में आता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या है, यहाँ पे जब एक इंडिविजुअल डिमांड करेगा तब उसे उसका अमाउंट मिलेगा। यहाँ टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं होती है। इसके दो टाइप्स है, एक है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन ओपन कर सकता है। इसमें वो इस बैंक अकाउंट में वो अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर सकता है, एवरी मंथ एवरी डे भी वो डिपॉजिट कर सकता है, वो सेव अमाउंट अमाउंट विड्रॉ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ चेक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकता है सेविंग अकाउंट में। तो ये होता है एक सेविंग्स अकाउंट। यहाँ आपको एक पासबुक मिलती है बैंक की, उसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा है करंट अकाउंट। अभी जो करंट अकाउंट है वो एक बिजनेसमैन एक बिजनेस ओपन कर सकता है। अब करंट अकाउंट वालों को कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो सेविंग अकाउंट को नहीं होते। सबसे पहली बात, करंट अकाउंट का जो होल्डर हो गए उनको, जो करंट अकाउंट के होल्डर हो गए उनको पहले तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है बैंक के थ्रू। व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि अपने अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जो रकम पड़ी है, उनसे भी वो ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो ये करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। और करंट अकाउंट होल्डर के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक बैंक ले लो लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ये रूल है कि मिनिमम 10,000 तो होना ही चाहिए आपके बैंक में, तभी आप करंट अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो, वरना आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती रहेगी। और ऐसे रूल्स सेविंग्स को नहीं होते हैं। हाँ, सेविंग्स के लिए भी कुछ मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है, पर वो डिफ़र करता है बैंक टू बैंक। और बहुत सी बैंक्स तो ऐसी भी है जो सेविंग अकाउंट में मिनिमम चार्जेस नहीं रखती है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ सिंपल फॉर्मेट में, सिंपल लैंग्वेज में, सेविंग्स अकाउंट जहाँ पे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम जाके एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारा रेगुलर बैंकिंग अकाउंट है जहाँ पे हम सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। दूसरा है करंट अकाउंट, जो एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस पर्सन, प्रोपराइटर या एक फर्म ओपन कर सकती है, वो इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं। फिर अकाउंट्स की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है। करंट अकाउंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, जो आपने रखा है बैलेंस वो आपका है, और उसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है बी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो प्राइमरी का पहला पार्ट था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो हमने कर लिया। दूसरा पार्ट है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस, यानी कि एक बैंक का इम्पॉर्टेंट काम है लोन देना या एडवांसेस देना। अब लोन्स क्या होता है, लोन्स तो हमें पता है लोन क्या होता है, किसी को एक प्रिंसिपल अमाउंट प्रोवाइड करना और उसके ऊपर फिर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। लोन भी तीन टाइप्स के आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक है शॉर्ट टर्म लोन्स, दूसरा है मीडियम टर्म लोन्स लोन, और तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, ये वैसे लोन है जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का होता है। आप आपके बिजनेस के लिए, आप आपके फर्म के लिए रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। दूसरा है मीडियम टर्म। अब इसका पीरियड है वो 1 से 5 साल के बीच में होता है।
और यहाँ पे बोरोवर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोन लेता है। और है लॉन्ग टर्म लोन्स, इसका जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 5 है। जी एक बिजनेस है, वो बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रोडवेज बनाना है उनको। अब वो रोड बनाने के लिए काफ़ी समय जाएगा, मोर देन 5 years भी जा सकता है, तो एक लंबे समय के लिए लोन लेते हैं यहाँ पे एक बिजनेस, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है। अब दूसरी बात है वो है एडवांसेस। अब ये लोन तो नहीं है लेकिन ये एडवांस दे रहे हैं बैंक। तो इसका पहला है कैश क्रेडिट, फिर है ओवरड्राफ्ट, और तीसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होता है कैश क्रेडिट, यहाँ पे बैंक आपको कुछ एडिशनल क्रेडिट दे रही है, कुछ अमाउंट दे रही है एज एन एडिशनल अमाउंट, जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उसको रीपे कर सकते हो। जो कैश क्रेडिट है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए दी जाता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट में क्या है कि काफ़ी क्विकली फंड्स की ज़रूरत है लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, 15 से 3 से 60 डेज तक का ही उसके पास टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे एक बिजनेस वर्किंग कैपिटल के डेली खर्चे उठाने के लिए एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करती है। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे मैं आपको पहले कहा था ये किस करंट अकाउंट होल्डर्स को ही दी है। उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ये है, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लाइक बिल्स रिसीवेबल। अब आप बैंक में गए, ये बिल का जो पीरियड था वो 2 महीने के बाद का था, पेमेंट मिलने वाला था आफ्टर 2 मंथ्स, बट आप 1 महीने में ही आप बैंक चले गए फॉर द पेमेंट, तो बैंक ने आपको एडवांस में उसका अमाउंट दे दिया। अब जब बैंक आपको 2 महीने की जगह 1 महीने में ही आपको अमाउंट दे रही है, बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगी, वो सब बैंक के चार्जेस है। प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा एक कॉन्सेप्ट है अलग से, जो आपको मैथ्स में है एंड अकाउंट्स में भी आएगा वहाँ पे, तो वहाँ हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि ये पूरा आंसर जो है वो क्विकली एंड हो जाए हमारा। फिर नेक्स्ट है अब सेकेंडरी फंक्शंस। अब बैंक और काम भी करती है, दो टाइप्स है, एक है एजेंसी और दूसरा है यूटिलिटी फंक्शंस। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज एजेंसी। अब जो बैंक्स है वो एज एन एजेंट, वो आपके बिहाफ पे, आप यानी कि कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे कुछ काम करती है। पहला काम क्या करती है बैंक, पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, यानी कि बैंक आपके बिहाफ पे मनी कलेक्ट करती है और आपके बिहाफ पे ही कुछ ना कुछ पेमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स आपके बिहाफ पे सैलरी कलेक्ट कर सकती है, डिविडेंड्स ऑन शेयर कलेक्ट कर सकती है, आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकती है एक्सेट्रा, और वो आपके बिहाफ पे पेमेंट भी कर सकती है बैंक्स, यानी कि आपके बिहाफ पे टैक्सेस पे करेगी, बिल्स पे करेगी, रेंट पे करेगी एक्सेट्रा। अब बैंक ये सारा काम फ्री में तो नहीं करेगी, तो बैंक विल चार्ज सर्टन अमाउंट फ्रॉम यू, और ये जो अमाउंट है वो बैंक टू बैंक डिफर करती है। उसके बाद सेकंड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ना व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बाइंग और सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज, यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सब चीज़ों का। अब जो बैंक्स है वो आपके बिहाफ पे पूरा पोर्टफोलियो, यानी कि आपके पूरे ये बाइंग सेलिंग के प्रोसेस को मैनेज करती है। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करती है जहाँ पे क्लाइंट्स जो है फ्रीली अपने जो शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, उसकी भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बैंक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और है फंड ट्रांसफ़र। आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग होता है, आपके पास में गूगल पे ये सारी सिस्टम आ चुका है, फंड्स आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन बैंक टू द बैंक। पहले काफ़ी लंबा प्रोसेस था, आपको चेक देना पड़ता था कि आपको अमाउंट विड्रॉ करो फिर किसी अकाउंट में जाके अमाउंट डिपॉजिट करो, ये ओल्ड प्रोसेस था। आज के टाइम में बैंक ये सारे काम क्विकली आपके बिहाफ पे करती है। फोर्थ है डीमटीरियलाइजेशन।
अब ये जो वर्ड है आपने सुना होगा एसपी में। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हो। तो बैंक जो है वो अपने क्लाइंट्स को ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जो प्रोसेस है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसको हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है एजेंसी का, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो बैंक है क्लाइंट के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज का भी ट्रांजैक्शन करती है, यानी कि बैंक यहाँ पे बाइंग सेलिंग करती है फॉरेन एक्सचेंज का अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक की तरफ से भी। ये फर्स्ट पार्ट है एजेंसी फंक्शन, सेकेंडरी का पहला पार्ट। अब देखते हैं हम सेकेंडरी का दूसरा पार्ट, जो है यूटिलिटी फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शन जिसके कुछ यूजेस, कुछ बेनिफिट्स कस्टमर को होता है, वो यहाँ पे आएंगे। पहला है इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। बैंक जो है वो कस्टमर के लिए ड्राफ्ट बनाती है और चेक उनके लिए इशू करती है। ड्राफ्ट तो कहीं ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने वो आपकी या खुद की स्कूल फीस पे करने में यूज़ किया। आप बैंक में गए, समझिए स्कूल की फ़ीस है 1000 रुपीज़। आप बैंक में गए और वहाँ बैंक को 1000 दिया और आपने कहा मुझे एक ड्राफ्ट दे दीजिए। तो बैंक आपको एक स्मॉल या डिपेंड ऑन द साइज़, वो आपको एक डॉक्यूमेंट बैंक प्रोवाइड करती थी। तो वो जो डॉक्यूमेंट, वो जो पेपर था, उसका जो वैल्यू था वो 1000 का था। फिर आपको वो जो डॉक्यूमेंट बैंक ने दिया वो आप जाके आपके स्कूल में सबमिट कर देते थे। तो वो था ड्राफ्ट। फिर स्कूल जाके वो उसका एनकैश करवा सकते थे। फिर दूसरा है चेक्स। चेक के तो बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब अवेयर हो कि चेक्स क्या है। तो बैंक ये सब इशू करके देती है, ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। उसके बाद नेक्स्ट है लॉकर फैसिलिटी। इसी बहुत सारी बैंक जो है वो लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कस्टमर्स अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे किसी की प्रॉपर्टी के पेपर्स है, वो घर पे स्टोर करना अनसेफ हो सकता है, तो कोई पर्सन बैंक में गया और वहाँ पे स्टोर कर लिया, ऑब्वियसली बैंक विल टेक सर्टेन चार्जेस फॉर इट। थर्ड है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। बैंक्स जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट्स बनाती है। रिपोर्ट्स का मतलब ये है, वो ये है रिपोर्ट, क्लाइंट बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका बिजनेस में आगे क्या होने वाला है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या प्रॉफिट लॉसेस हो सकते हैं। बैंक वो पूरा रिपोर्ट बनाती है, पूरा उनको सजेशंस देती है आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं आपके बिजनेस में और कैसे आप बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है गिफ्ट चेक्स। यहाँ पे जो बैंक्स है वो अपने कुछ इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स को गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर जो कस्टमर, जो क्लाइंट्स है, वो गिफ्ट चेक्स, गोल्ड कॉइन जो बैंक की तरफ से मिलता है, वो किसी को, किसी के बर्थडे के ओकेशन के लिए, एनिवर्सरी है या कोई सौ टाइप ऑफ गिफ्ट्स देने के लिए काम में आता है। फिफ्थ है अंडर राइटिंग सर्विसेज। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सर्विस है। अगर कोई भी कंपनी कोई शेयर इशू करते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक कंपनी है उसने 100 शेयर्स इशू किए। अब उन्हें डाउट है शायद मेरी 100 शेयर्स बिके ना बिके, तो जो बैंक को है वो अपने साथ ऑन बोर्ड एक कंपनी ले सकती है एज एन अंडरराइटर। यहाँ पे बैंक उन बिजनेस को, यानी कि वो कस्टमर को एक गारंटी प्रोवाइड करता है, अगर आपके शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं बैंक, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आई विल परचेज योर शेयर्स। समझिए वो 100 में से 90 शेयर सब्सक्राइब हो गए, बाकी 10 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए। कौन सब्सक्राइब करेगा? ये बैंक आएगा एज अ सेवियर फॉर द बिजनेस, फॉर द कस्टमर, और उनको बोलेगा मैं आपके वो 10 शेयर सब्सक्राइब करता हूँ। इसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग सर्विसेज, जो बैंक प्रोवाइड करती है। और लास्ट है गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। अब यहाँ क्या होता है, आइए समझते हैं पहले। यहाँ पे जो बैंक्स है वो अपने कस्टमर से
गोल्ड की चीज़ें, गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो खरीदते हैं अपने कस्टमर से ऑन लार्ज स्केल, खरीदते भी है और बेचते भी है। तो बैंक्स ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर अगर कस्टमर सजेशन चाहिए कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, गोल्ड को लेके कैसे ग्रो किया, सारे जो सजेशंस है, गाइडेंस है, एडवाइस है, वो भी बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। ये सारे पॉइंट्स थे बैंकिंग फंक्शन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है एग्जाम के लिए। पूरा आंसर आपको 8 मार्क्स के लिए लास्ट कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है। तो हमने ये पूरा पार्ट आज कवर किया इन अ क्विक वे। आप आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। इसको मैंने पूरा समराइज करने की कोशिश किया सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच।